कल की क्लास में हम लोगों ने मोलर द्रव्यमान यानी परमाणु भार अणुभार के बारे में समझ लिया था और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम लोग अगली क्लासों में मतलब कल की क्लास से ही हमारी ओरिजिनल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। उसमें हम लोगों को बड़ा आवश्यकता परमाणु भार अणुभारों के बारे में जानना। तो इसमें आपको एक बात और जानना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि H2O का अणुभार कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। इसका 2 हो गया प्लस 16, ये हो गया 18। तो इसका मात्रक क्या होता है अणुभार परमाणु भार का। तो देखिए वैसे इसका अणुभार परमाणु भार का मात्रक होता है AMU। इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन आजकल हम इसको U से भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास। तो ये याद रखना कि अणुभार की या परमाणु भार की जो इकाई होती है वो मात्रक होता है, वो AMU या U होता है। खैर अब ये चीज़ें तो करते हैं हम ख़त्म। अब समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। केमिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस और बेहद ही आवश्यक पॉइंट है मोल कॉन्सेप्ट। क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट का मतलब, इसको आप एक एक करके समझेंगे। तो देखें, मोल जैसे आप लोगों से मैंने कहा कि आप मिट्टी के कण लीजिए, 1 चम्मच मिट्टी लीजिए। मिट्टी 1 चम्मच लें और आपसे कहा जाए कि इसमें कणों की संख्या कितनी है, तो आप किसी भी हालत में कणों की संख्या गिन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को केमिस्ट्री में जितने भी पदार्थ लेने पड़ते हैं, ऐसे ही बिल्कुल मिट्टी की तरह, जैसे 1 चम्मच नमक लेना पड़ गया, 1 चुटकी यानी 5 ग्राम के आसपास हमको NaCl लेना पड़ गया, Na लेना पड़ गया, सोडियम आयोडाइड। तो कोई भी पदार्थ हमारा कितनी भी मात्रा में लिया जा सकता है। आपसे कहा जाए कि जैसे बूरा होता है या फिर कोई और पदार्थ हो, नमक होता है, कहा जाए नमक के अंदर कणों की संख्या गिनिए, तो हम नहीं गिन सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो ऐसी मात्रा जो गिनी नहीं जा सकती है, उन मात्राओं को व्यक्त करने का तरीका क्या निकाला उन्होंने, मोल। तो मोल एक ऐसी मात्रा होती है जिसने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप लोगों से ये कह दिया जाए कि 1 मुट्ठी जो मिट्टी होती है उसके अंदर कणों की संख्या 5 मोल होती है। कितने मोल हो गई, 5 मोल। उन्होंने बता दिया कैलकुलेशन से 1 मुट्ठी में कणों की संख्या कितनी हो गई, 5 मोल। आपके सामने 10 मुट्ठी अगर मिट्टी रखी हुई है तो आप क्या कह देंगे कि कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 मोल। लेकिन अगर हम ओरिजिनल में गणना करें कि इसमें कणों की संख्या कितनी है, तो हम चाहकर भी उनकी गणना किसी हालत में नहीं कर सकते। तो मोल असल में एक मानी हुई राशि है, एक ऐसी संख्या आ गई है जिससे हम बिना गणना करे भी कठिन से कठिन गणनाओं को कर सकते हैं। खैर इतना ना जान करके हम ये जानते हैं कि मोल होता क्या, क्योंकि आपको केमिस्ट्री की सारी गणनाएं लगभग मोल पर आधारित हैं। तो आप मोल के बारे में समझिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ समझनी पड़ेंगी। जब हम मार्केट से सामान लेने जाते हैं तो हम पदार्थ 3 तरह से तुलवा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कहा उसको चीनी खरीदनी है, तो हमने कहा उससे आधा किलो चीनी दीजिए। इसका मतलब हमें पदार्थ किसके रूप में लेना पड़ा है, ग्राम या किलोग्राम में। हम कहें हमें 100 ग्राम हींग दे दीजिए, 100 ग्राम सौंफ दे दीजिए, तो पदार्थ किसके रूप में लिया है, द्रव्यमान यानी वजन के रूप में। दूसरी बात, हम लोगों को मान लीजिए मोमबत्ती लेनी है, तो हम उसको किलो में ना लेकर के हम क्या कहेंगे, 2 मोमबत्ती दे दीजिए, 4 मोमबत्ती दे दीजिए। यानी अब हमने पदार्थ की कणों की संख्या ली है कि हमको 15 कण चाहिए, 20 कण चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कणों की संख्या भी देख सकते हैं। फिर से समझ लें एक बार, मोल जो है क्या मोल, एक एक बात फिर से समझें। असल में एक समस्या हमारे सामने ये आई थी कि केमिस्ट्री में जितने भी पदार्थ लिए जाते हैं वो सब कैसे लिए जाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ में होते हैं जिनको गिन नहीं सकते। जैसे मैंने कहा आपसे किसी प्रयोग में नमक की ज़रूरत है और आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक आपने ले लिया, ठीक। 1 चम्मच नमक में अब आपसे कहा इसमें कणों की संख्या कितनी है, तो आप चाहकर भी उसके कणों की संख्या को नहीं गिन सकते हैं। बात समझ में आ रही है। जब कणों की संख्या नहीं गिनी जाएगी लेकिन हमको ज़रूरत है कणों की संख्या, तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि आप कणों की संख्या ना गिनिए, आप तो ये देख लीजिए कि 1 चम्मच NaCl का मतलब 1 मोल होता है। तो आप चाहे 10 चम्मच डलवाओ, चाहे 20 चम्मच, हम फटाफट से गिन के बता देंगे कि ये 5 मोल है, ये 10 मोल है, ये 8 मोल है। बात क्लियर हो गई होगी। तो मोल एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम कठिन से कठिन गणनाओं को आसानी से कर सकते हैं। अब मोल हमारे पास निकालने के 3 तरीके हैं। 3 तरीकों की क्या आवश्यकता पड़ी, एक ही तरीके से क्यों काम नहीं चल गया।
तो असल में हमें पदार्थ 3 तरह से लेने पड़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे आप लोगों को NaCl लेना है, NaCl किसका सूत्र है? नमक का। एक प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग में आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपको NaCl डालना है। तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर NaCl डालिए, ठीक है। बोलिए NaCl वजन के रूप में डाला जाता है या लीटर किलोलीटर मीटर के रूप में? तो सीधी सी बात है, वजन के रूप में। मार्केट गए, हमने कहा कि 1 किलो नमक दे दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो वजन के रूप में लिए जाते हैं। दूसरा मैंने अभी बताया, मोमबत्ती है, माचिस के पैकेट है। कोई नहीं कहता कि हमें माचिस के पैकेट 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। हम लोग क्या कहते हैं, 2 माचिस दे दे, 3 दे दे, यानी हम उसको संख्या के रूप में। तो एक हो सकता है पदार्थ का वजन के रूप में मापन, दूसरा हो सकता है पदार्थ के कणों की संख्या। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर कोई गैस है तो गैस हम लोग जैसे मान लीजिए ये सिलेंडरों में गैस आती है, हालांकि इस पर लिखा आता है 14.2 किलो, तो वो क्या सिलेंडर का वजन होता है उसके अंदर मेनली। तो रियल में जो गैस भरी जाती है वो किसके रूप में भरी जाती है? आयतन के रूप में भरी जाती है। किलो भी भरी जा सकती है, लेकिन गैसें भी किस में भरी जाती है? आयतन के रूप में। 1 लीटर गैस है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, तो यहाँ लिखा है गैसीय पदार्थों का आयतन। तो अब आप देख लें मोल कैसे निकालेंगे। आपके पास 3 फार्मूले हैं। अगर उसने क्वेश्चन में दिया है कि इस पदार्थ का द्रव्यमान इतने ग्राम है, किलोग्राम दे रखा है तो ग्राम में बदलेंगे, मिलीग्राम है तो ग्राम में, यानी हर चीज़ को ग्राम में बदलेंगे, ठीक। अगर वो कहता है कि इस पदार्थ का द्रव्यमान इतने ग्राम है तो इसके मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, उस पदार्थ का द्रव्यमान लेना है ग्राम में, बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मैंने अर्थ कल ही बता दिया था, उसका मतलब था परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, अणु भार, सूत्र भार, आयन भार, जो भी कुछ होता है वो भार आ जाएगा। तो देखिए पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अभी मैं एग्जाम्पल से बता दूंगा इसको, चाहे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे, CO2 के 88 ग्राम हेतु मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर क्वेश्चन हो सकता है CO2 के 88 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो आप देखिए सबसे पहले पदार्थ हमको संख्या के रूप में दे रखा है या वजन के रूप में, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि हमको वजन के रूप में दे रखा है। कौन सा सूत्र लगेगा? पहला, तो मोल बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान। CO2 का कितना भार दे रखा है? 88। जो पदार्थ है उसी का मोलर द्रव्यमान लेना है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो देखें CO2 के लिए कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 का हो जाएगा 32, ये आ जाएगा 44, और 88/44 बराबर कितना मोल आ गया? आंसर हमारा 2 मोल। तो आप क्लियर हो गए होंगे इस बात को लेकर के कि हम लोगों से अगर पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान के रूप में दे रखी है तो उसमें अणु भार का भाग लगाना है, यानी मोलर द्रव्यमान का लगाना है। दूसरा देखें, ये है हम पदार्थ कणों की संख्या के रूप में दे दिया। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ, CO2 का ही। CO2 के 12.02 गुणा 10 की घात 24 कणों के मोल ज्ञात कीजिए। अब आप देखें, खुद खूब समझदार हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो मोल का मतलब क्या है, दूसरा सूत्र क्या है। यदि पदार्थ के कणों की संख्या दे रखी है, वजन ना दे करके ये दे रखा है इतने कण हैं, कणों में परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, बटे Na का मतलब क्या होता है? आवोगाद्रो नंबर। एक वैज्ञानिक था आवोगाद्रो, उसके नाम पे दिया गया आवोगाद्रो नंबर। और आवोगाद्रो नंबर का मतलब होता है 6.02 × 10⁻23। ये संख्या आपको हमेशा याद रखनी है। तो जितनी कणों की संख्या दी है उसमें आवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे, तो आप कणों की संख्या के आधार पर। तो क्वेश्चन देखें, CO2 के 12.02 गुणा 10 की घात 24 कणों के मोल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब बताइए, ग्राम में दे रखा है या कणों की संख्या? क्लियर दिख रहा है कणों की संख्या है। तो देखिए सूत्र क्या बनेगा? पदार्थ के कणों की संख्या 10 की घात 24 बटे आवोगाद्रो संख्या मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 24। इसको 12.04 कर देते हैं, ठीक। 10 की घात 23, इससे ये 2 बार कट जाएगा, ठीक। ये 2 बार कट गया, और 10 की घात 23 से 10 बार, तो आ जाएगा आपके पास आंसर 20 मोल।
कितना आंसर आ गया है 20 मोल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी गोइंग आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास हो गए कणों की संख्या के आधार पर। तीसरा है आपके पास गैसीय पदार्थों के आयतन के रूप में। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई ठोस पदार्थ दे रखा है तो ये फार्मूला उपयोग नहीं आता, केवल ये दोनों आ सकते हैं। अगर द्रव्यमान दे रखा है तो ये वाला, और अगर कणों की संख्या दे रखी है तो ये। गैसीय पदार्थों के लिए तीनों फार्मूले यूज आ सकते हैं। ऊपर वाला दे रखा है तो ऊपर वाला कर सकते हैं, अगर द्रव्यमान दिया है तो। कणों की संख्या दे रखी है तो कणों की संख्या, और अगर गैसीय पदार्थ का आयतन दिया है तो ये। कैसे देता है, जैसे दे दिया अमोनिया गैस के 11.2 लीटर हेतु मोल ज्ञात कीजिए। 11.2 लीटर हेतु मोल ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, क्या अमोनिया का वजन दे रखा है? नहीं। क्या संख्या दे रखी है? तो लीटर में तो कौन देता है? आयतन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11.2 बटे 22.4, और आंसर आ जाएगा 1/2, आधा मोल उत्तर आएगा। तो आप लोग तीनों को अप्लाई करना भी सीख गए होंगे, तीनों सूत्रों को भी सीख गए होंगे। आप इन सूत्रों पर अब आपको करना क्या है, दुनिया भर के यौगिक हैं। आप लोगों ने कभी N2 ले लिया, कभी O2 ले लीजिए, H2O ले लिया, CO2 ले लिया, NH3 ले लिया, C6H12O6 ले लिया। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं, उनके लिए अलग अलग मात्रा ले लो। कभी ले लिया 25 ग्राम ले लिया कोई सा भी पदार्थ, कभी 40 ले लिया, कभी कणों की संख्या बदल लीजिए, कभी आयतन बदल लीजिए, और आप ऐसे बहुत सारे प्रकार के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ये आपका एक मोल कॉन्सेप्ट का अहम हिस्सा रहा कि मोल का मतलब ये तीनों चीज़ें होती हैं, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, अगला है पदार्थ के कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, और तीसरी है गैसीय पदार्थों का आयतन बटे 22.4। अब आप एक बात देखें, अगर कोई पदार्थ 1 मोल है, कितना मोल है? 1 मोल। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझना इस बात को, पदार्थ का मात्रा 1 मोल है। तो देखो, ये भी सूत्र मोल का है, ये भी मोल का है, और ये भी मोल का है। ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ कि पदार्थ की मात्रा 1 मोल है। 1 मोल का मतलब इसका मान कितना आ गया है? 1। तो बताइए पदार्थ का अणु भार इधर आ जाएगा, तो पदार्थ का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? तो आंसर सीधा आ रहा है कि मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, 1 बराबर पदार्थ के द्रव्यमान को हम W लिख दें और अणु भार को mW लिख दें, यानी मोलर द्रव्यमान को mW। तो बताइए W बराबर mW आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको ले गए पक्षांतरण करके इधर। तो आप देख सकते हैं 1 मोल पदार्थ का वजन, फिर से समझ लें, पदार्थ के मोल 1 ले लिए, 1 मोल पदार्थ का वजन या द्रव्यमान उसके अणु भार के बराबर या मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर से देख लें, इसको करके देखना कॉपी में, तभी आपसे समझ में आएगा। ये सूत्र किसका था? मोल का। हम कह रहे हैं 1 मोल का क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने कोई पदार्थ 1 मोल ले लिया तो उसका वजन कितना होता है। दोबारा सुना मेरी बात, मैं ये मार्कर आपको दे रहा हूँ और आपसे ये कह दिया कि ये जो मार्कर है इसकी मात्रा 1 मोल है। कितनी मात्रा है? 1 मोल। आपसे पूछा गया कि इस 1 मोल का वजन कितना होगा, तो आपको तोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे बस मेरे से कि हमको तो इसका अणु भार बता दो कितना है। अगर मैं इसका अणु भार बता देता हूं तो 1 मोल का वजन इसके अणु भार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सूत्र कहता है कि मोल का मान हमने कितना रखा? 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा? mW, यानी पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के बराबर। अच्छा, कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। Na इधर आ जाएगा, तो बोलो पदार्थ के कणों की संख्या किसके बराबर आ जाएगी? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। यानी 1 मोल में कणों की संख्या Na के बराबर है 6.02 × 10⁻23 होंगे। अब देखो आपकी गणना कितनी आसान हो गई। कैसे? जैसे आप लोगों ने क्या किया, अब मैं उसी प्रैक्टिकल को ले रहा हूँ। कैसे? आपके पास 2 चम्मच नमक है, ठीक, समझना बात को एक एक करके। 2 चम्मच नमक, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें कणों की संख्या गिन के बताओ। तो आप देखो कैसे गिनेंगे कणों की संख्या। आपने सबसे पहले नमक लिया, नमक का सूत्र क्या है? NaCl। कितने चम्मच है? 2 चम्मच। 2 चम्मचों को तोल के देखा तो वो हमारे पास लगभग बैठ गया 23 ग्राम के आसपास, या 46 ग्राम बैठ गया 2 चम्मच नमक। कितना ग्राम बैठ गया? 46।
और मान लो इसको 30 ग्राम मान लो, 29 ग्राम मान लो। 2 चम्मच नमक कितने का बैठा? 29 ग्राम। बोलिए हम मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो देखो हमने निकाल दिया 29 बटे NaCl का वजन होता है 58.5, तो ये लगभग 1/2 पॉइंट और 1 कितना आ जाएगा, 1/2.18 के आसपास। ठीक है, तो लगभग ये जो मोल आएंगे वो आ जाएंगे 0.46 के आसपास मोल आ जाएंगे। कर लेना सही से कैलकुलेशन, मैं एग्जैक्ट आइडिया से बता रहा हूँ, लगभग इतनी कैलकुलेशन आ जाएगी। दोबारा समझे बात। सबसे पहले आपके पास एक तो था, जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया था तब से पहले सोचें, 2 चम्मच नमक दे दिया, कहा इसमें कणों की संख्या, तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कणों की संख्या निकाल सकें। अब आपसे अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कैसे निकालें? 2 चम्मच नमक को तोला, वजन कितना आ गया? 29 ग्राम। आपने इसके मोल निकाल लिए, समझिए आगे मोल कितने निकले? 0.46 मोल। अब आप देखें, बोलिए 1 मोल में कणों की संख्या किसके बराबर होती है? आवोगाद्रो के बराबर। तो आप कैसे निकालेंगे? चूंकि 1 मोल NaCl में कण बराबर किसके हैं? Na। तो बताओ कितना है अपने पास मोल? 0.46 मोल में NaCl हो जाएंगे बराबर 0.46 Na, यानी 0.46 में इस संख्या का गुणा कर दो तो आपके कणों की संख्या आ जाएगी। तो अब आप एक बात समझ गए, 1 मोल के पदार्थ का वजन तो है पदार्थ के अणुभार के बराबर, 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या होती है आवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ 1 मोल रख दो, तो बोलो 1 मोल अगर मैंने यहाँ रख दिया तो गैसीय पदार्थ का आयतन कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर। तो ये आ जाएगा इधर, समझ गए। तो हमारे पास इन तीनों सूत्रों से एक कंसेप्ट आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल इन चीज़ों से हल होते हैं। देखेंगे 1 मोल, इसका क्या क्या मतलब निकला है? तो 1 मोल का देखिए द्रव्यमान, 1 मोल पदार्थ, इसका मतलब क्या होता है? तो 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान के बराबर। किसके बराबर होता है? मोलर द्रव्यमान। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपसे पूछा है 1 मोल H2O का द्रव्यमान, 1 मोल H2O में कितना वजन है? तो बोलो क्या बताए? 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान अणुभार के बराबर होता है, तो 1 मोल है ये, तो H2O का अणुभार कितना है? 18। तो 1 मोल का वजन कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। समझ गए। 1 मोल में कणों की संख्या बताया था, कणों की संख्या ये होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर, Na के बराबर। और तीसरी चीज आयतन, ये होता है 22.4 लीटर के बराबर। ठीक, आपसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन देखें, 2 मोल CO2 गैस का आयतन, 2 मोल CO2 गैस का आयतन। तो आप देखें 1 मोल का आयतन किसके बराबर है? 22.4। तो चूंकि 1 मोल बराबर 22.4, तो कितने मोल दे रखी है? 2 मोल, तो इसलिए 2 मोल बराबर 2 गुणा 22.4, तो आ जाएगा 44.8 लीटर। यानी 2 मोल CO2 कितने पात्र में आती है? 44.8 लीटर का पात्र होगा, उसमें आएगा। तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कुछ एक सवाल मैं इसकी अगली क्लास में लूँगा। बाकी आप सभी को भी शिक्षक दिवस पर भरपूर आशीर्वाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें अपनी। ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं बता रहा हूँ प्योरली आपके 11th के 12th के और आगामी क्लासों के लिए, सभी के लिए बराबर रूप से योगदान करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे MSc कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, उससे भी आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन उनसे रियल में मोल तक निकालना नहीं आता। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब मैं कुछ सवाल लूँगा अगले चरण में, अगली क्लासेस में। तब तक के लिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से डीप ढंग से पढ़िए। पहले आप अणुभार क्लियर कीजिए, मोलर द्रव्यमान, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।